गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका आर्यस आनंद संस्कार पब्लिक स्कूल में आपके ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं रविंद्र तिवारी, आपका मैथमेटिक्स क्लास में आपको जो है वो जो एक्सरसाइज 1.2 आपका छूट गया था उसमें 1-2 क्वेश्चन बचे हुए थे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बट वी हैव 2 क्वेश्चंस जिसको हमें सॉल्व करना है, जिसे हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपने पिछली क्लास में जो भी क्वेश्चंस पढ़ा, प्रैक्टिस किया, उसको आपको अच्छे समझ में आया होगा। और ये भी उम्मीद करते हैं कि ईमानदारी के साथ जो आपको समझ में नहीं आया होगा उसको आप लोग अपने कमेंट बॉक्स के द्वारा या कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा कॉन्टैक्ट करके बताएंगे और उस सवाल का सलूशन फिर से आपको समझाया जाएगा। ये फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों, कॉपी पेन आप निकाल लीजिए, तैयार हो जाइए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स ऑलवेज डिमांड रिटेन प्रैक्टिस। बिना रिटेन प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स में प्रोफिशिएंसी आपको नहीं मिल सकती है। इसलिए आप अपनी कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए। आइए हमारे साथ मिल करके जो 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है दोस्तों कि f सच दैट R2R। फिर मैं आपको फोकस कर रहा हूँ कि जब जो यहाँ पे ये जो टर्म दिया गया है ना, ये बहुत खतरनाक टर्म है। ये समझिए किस तरह से ये पूरे फलन का स्वभाव ही बदल देता है। पूरे फलन का स्वभाव पर भी सब कुछ बदल देता है, उसकी वैधता बदल देता है, उसकी जो सोच बदल देता है। तो इसलिए इसको तो इग्नोर आप कभी नहीं करेंगे। तो इसको समझने की कोशिश करिए कि फलन का जो परिभाषा दिया गया है, फलन आपका वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित किया गया। यानी फलन के प्रथम समूह, फलन की जो चर राशि वो भी वास्तविक संख्या होगी और फलन का जो मान होगा वो भी क्या होना चाहिए, सभी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे वो क्या हो जाए भाई, धनात्मक हो जाए। तो इस स्थिति में हमें सिद्ध करना है, क्या दिया गया फलन R2R, जहाँ f(x) बराबर x पावर 4, तो x पावर 4 दे दिया गया भाई। आपको सिद्ध करना है क्या, आपको बताना है। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है कि 1-1 है कि आंटो है, एकैकी फलन है कि आच्छादक फलन है कि एकैकी आच्छादक फलन है कि बहुएक फलन है कि बहुएक आच्छादक फलन है। क्लियर हो गया? तो हम अब स्टार्ट करते हैं कि एकैकी इसका कैसे हम करेंगे। तो देखिए, एकैकी के लिए दोस्तों हमने पढ़ा है क्या कि चर राशि या फलन की जो चर राशि है, इसके 2 अलग अलग मान ले लें। 2 मान जो कहाँ से होने चाहिए, प्रथम समूह से होने चाहिए। कहाँ से होने चाहिए, प्रथम समूह से होने चाहिए। तो फलन में f के बाद क्या लिखा गया है, x लिखा गया है। इसका मतलब फलन की चर राशि क्या है, x है। तो x के 2 मान आप मान लीजिए। माना x बराबर क्या क्या, x1 का मान x2। हमने x के 2 मान ले लिए। दोनों कौन कौन से हैं, एक x1 है, दूसरा क्या है, x2 है। और ये दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, R से, प्रथम शब्द से, बिलोंग्स टू R। क्या पढ़ेंगे इसको, बिलोंग्स टू R या इज एन एलिमेंट ऑफ R। इसको क्या करते हैं, बिलोंग्स टू R या इज एन एलिमेंट ऑफ R। तो यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे, जब चर राशि का मान आपने x1 दिया और x2 दिया, तो चर राशि के मान को फलन में संतुष्ट कराना है, सेटिस्फाइड कराना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए फलन में दोनों तरफ, बाएं तरफ और दाएं तरफ, जहां जहां x होगा वहां वहां क्या रख देंगे, x1 रख देंगे। तो यहाँ पे x है तो इसकी जगह पे क्या रख दिया हमने, x1 रख दिया। बराबर यहाँ पे x है तो हमने क्या रख दिया भाई, x1 रख दिया। ये चीज क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। फिर आप कहेंगे सर x2 का क्या करें, तो कुछ नहीं भाई, सिंपल सी बात है, x2 का भी वही करो जो x1 के साथ आपने किया। ये तो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, चाहे जिसे भी रख दो। अब आप देखिए फलन में x की जगह क्या रख देंगे, हम x2 रख देंगे। उसके बाद दाहिने साइड में आ जाइए, यहाँ पर भी x की जगह क्या रख देंगे, x2 रख देंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या करना है आपको, अब आप मान लीजिए, क्या मान ले भाई, कि f(x1) बराबर f(x2)। मान लीजिए, माना f(x1) बराबर f(x2)। जब हम ये मानते हैं तो हमने बताया कि जब f(x1) बराबर f(x2) आप मानेंगे तो x1 का मान स्ट्रिक्टली x2 के बराबर होना चाहिए, तब आपका फलन एकैकी होगा। यदि x1 का मान स्ट्रिक्टली x2 के बराबर नहीं होगा, अर्थात x
x1 का मान प्लस माइनस x2 के बराबर हो जाए तो वो फलन एकाकी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x1 और माइनस x2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक चिन्ह है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे भाई, x1 पावर 4 बराबर x2 पावर 4, ये चीज़ आपका हो गया। x1 पावर 4 बराबर x2 पावर 4। अब जब पावर को आप हटाते हैं, बाएं साइड से दाहिने साइड ले जाते हैं, तो आपका सम पावर है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, दोनों बराबर है और क्या है, सम है, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4 x2। ध्यान दीजिएगा, जब भी दोनों साइड से आप सम संख्या पावर के रूप में हटाते हैं तो दाहिने वाली संख्या के साथ आप प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं, चाहे वो कोई भी सम संख्या हो, चाहे वो 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे बड़ी सम संख्या हो, चाहे छोटी सम संख्या हो, भाई करना क्या है, प्लस माइनस लगा देना है, यही इसका काम है, यही इसका काम है। करनी में आपने पढ़ा है, करनी में 4 बराबर क्या बोलते हैं आप, करनी में 4 बराबर आप बोलते हैं प्लस माइनस 2, क्योंकि प्लस 2 का भी स्क्वायर, देखिए प्लस माइनस 2 आप बोलते हैं, तो प्लस और माइनस 2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन दोनों का वर्ग आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए x1 का मान क्या होगा, प्लस माइनस x2, तो प्लस x2 और माइनस x2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन दोनों किसके बराबर हैं, x1 के बराबर है। अर्थात फलन में स्ट्रिक्टली ये नहीं हो रहा है, जैसे फलन में f(x1) बराबर f(x2), तो ये इम्प्लाइज दैट एकाकी फलन के लिए कंडीशन है कि यदि f(x1) बराबर f(x2) है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ होता है कि x1 बराबर x2 होना चाहिए, लेकिन x1 बराबर प्लस माइनस x2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि आपके x1 और x2 तो आपस में बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर x1 का मान x2 के 2 मानों के बराबर हो रहा है, यानी प्लस x2 के भी बराबर हो रहा है और माइनस x2 के भी बराबर हो रहा है। तो इस स्थिति में यह फलन आपका एकाकी फलन नहीं होगा, यह एकाकी फलन नहीं होगा, एकाकी फलन नहीं होगा। ये चीज क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। स्ट्रिक्टली आपका x1 बराबर x2 होना चाहिए, वहां बीच में कोई प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा आ जाएगा तो बहुवेग फलन हो जाएगा, एकाकी फलन नहीं होगा। कौन सा फलन हो जाएगा भाई, बहुवेग फलन हो जाएगा। आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि एकाकी नहीं है तो क्या हो गया इस कंडीशन में, इस कंडीशन में आ गया कि यह बहुवेग फलन हो जाएगा, अर्थात x के अलग अलग मानों के लिए f(x1) का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए माइनस x2 और प्लस x2 आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इनके फलन के मान जो होंगे आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ से क्लियर हो गया कि x2 नॉट इक्वल टू माइनस x2, ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकते, ये चीज़ तो क्लियर है आपका। लेकिन आप देख रहे हैं क्या, f(x2) बराबर क्या आ रहा है, माइनस f(x2). तो देखिए इनके फलन के मान आपस में बराबर है, यानी x2 का भी प्रतिबिंब वही संख्या है जो माइनस x2 का प्रतिबिंब है, और कौन सा है, x2 पावर 4, x2 पावर 4। इसलिए यह जो फलन होगा एकाकी ना होकर क्या हो जाएगा भाई, बहुवेग फलन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बहुवेग फलन हो जाएगा, बहुवेग फलन। कौन सा फलन होगा, बहुवेग फलन होगा। ये चीज क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, हाँ क्लियर हो गया, बोलेंगे क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। अब आप आ जाइए इनके अच्छा जागता के लिए, ये नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, फिर मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, फिर आप समझ लीजिए क्या करना है। आपको चर राशि, फलन का चर राशि सबसे पहले पहचानना है। चर राशि हमने पहचान दिया भाई, यक्स क्यों से समूह से होगा, प्रथम समूह का संख्या होगा, तो प्रथम समूह से 2 मान हमने लिया, x1 और x2, ये दोनों बिलोंग करेंगे प्रथम समूह से। किसके मान है, यक्स के मान। अब फलन में दोनों साइड में जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ क्या एक बार रखेंगे, एक बार x1 रखेंगे और एक बार x2 रखेंगे। फिर आप क्या करेंगे भाई, आप मान लेंगे, क्या मानेंगे कि f(x1) का मान f(x2) के मान के
बराबर है। तो दोनों के व्यंजक का मान रखिए और लास्ट में आप निकालिए कि क्या x1 बराबर x2 मिल रहा है। यदि x1 बराबर सिर्फ x2 हो रहा है, x1 इजिकल टू सिर्फ x2, तो आप कह देंगे कि दिया गया फलन हमारा क्या है भाई, एकाकी फलन है। यदि ऐसा नहीं है, x1 बराबर प्लस माइनस x2, आप देखिए ध्यान दीजिए कि x2 और माइनस x2 आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इनके प्रतिबिंब का मान जो है क्या है, बराबर है। यानी f(x2) और f माइनस x2 दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो भाई दो अलग अलग तत्वों का प्रतिबिंब यदि एक जैसा हो जाए, इसका मतलब दोनों तत्व किससे जुड़े हुए हैं, एक ही तत्व से जुड़े हुए हैं। और उस स्थिति में आपका फलन क्या हो जाएगा, बहुएक हो जाएगा। जब भी फलन में दो से अधिक तत्व का प्रतिबिंब एक तत्व हो जाए, तो मान लीजिए वो फलन कौन सा होगा, बहुएक फलन होगा। और यहाँ पे यही हुआ, x2 और माइनस x2 का प्रतिबिंब सदैव क्या होगा, बराबर होगा। चाहे इसका कोई भी आंतरिक मान रख लीजिए, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में कोई भी वास्तविक संख्या आप रख लेंगे, तो x2 और माइनस x2 का प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा इस फलन के लिए क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि यह फलन क्या है, बहुएक फलन है, एकाकी फलन नहीं। क्लियर हो गया आपका, समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया। अब हम इसको और आगे बढ़ेंगे, इसमें हम अक्षाजकता की बात करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई ना, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते। अब आप क्या करेंगे भाई, अब आप द्वितीय समूह में आ जाएंगे, तब अक्षाजकता सिद्ध हो जाएगी। द्वितीय समूह में आएंगे तो क्या सिद्ध हो जाएगी, अक्षाजकता। अक्षाजकता के लिए क्या करना है, द्वितीय समूह की बात करना है। द्वितीय समूह हमारा कौन सा भाई, रियल नंबर है, भी है, ये भी रियल नंबर था, ये रियल नंबर है। और इसका मान किससे जुड़ेगा, f(x) के बराबर होगा। इसका मान किसके बराबर होगा, f(x) के बराबर होगा। आप मान लीजिए कि f(x) बराबर क्या आप मानेंगे, y, जहां y बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। द्वितीय समूह f(x) बराबर क्या मानेंगे भाई, y, जहां y बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर द्वितीय समूह क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है भाई। तो वास्तविक संख्या के लिए आपका ये हो गया, ये चीज क्लियर हुआ, एकदम क्लियर हुआ। फिर आप कहेंगे सर यहाँ पे अब फलन का जो मान है उसको हम व्यंजक के बराबर वाले रखेंगे। फिर आपको क्या हमने बताया कि फलन में उपस्थित व्यंजक के चर राशि का मान y के पद में निकाल लेना। फलन के व्यंजक में उपस्थित चर राशि का मान y के पद में निकाल लेना। तो y के पद में निकालो भाई, कैसे निकालोगे y के पद में, y के पद में आप कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। जब पावर आप इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ पे एक करड़ी लग जाएगी और इसकी डिग्री क्या निकल जाएगी भाई, 4। इसकी डिग्री क्या लग जाएगी, 4। अब याद करिए यार, पिछली वीडियोज में हमने आपको अच्छे से समझाया था। क्या समझाया था, ध्यान दीजिए, रिकॉल करिए, याद करने की कोशिश करिए। क्या हमने सिखाया था, करड़ी वाला जो कॉन्सेप्ट था, आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, बहुत सारी इसकी प्रयोग की। करड़ी का जो कॉन्सेप्ट हमने बताया वो आपको आसानी से मेमोराइज हो जाना चाहिए, आसानी से उसमें सीख लेना चाहिए था। करड़ी का क्या कॉन्सेप्ट था, हमने क्या कॉन्सेप्ट हमने बताया भाई, बताया था कि करड़ी की जो मैथमेटिक्स के हिसाब से जो वैधता है वो कब कब है, जब ये डिग्री दिखाई करेगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ y लगा हुआ अंदर, करड़ी की डिग्री कितनी है, 4। 4 क्या है, सम संख्या है। तो करड़ी की डिग्री क्या है, यहाँ पे करड़ी की डिग्री क्या है, 4, और 4 क्या है भाई, सम संख्या। अब फिर ध्यान दीजिए कि जब करड़ी की डिग्री 4 है तो 4 सम संख्या होने पर इसके अंदर का जो आर्गुमेंट है, इसके अंदर जो राशि रखी गई है, जो गणितीय राशि उपस्थित है, उसका मान क्या होना चाहिए, उसका मान होना चाहिए धनात्मक। y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। y का मान ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई, 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। आपका आंसर एकदम सही है। अब यहाँ पे 4 सम संख्या है तो इसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आप देखिए, आपका सवाल यहीं पे हल हो गया। आप यहीं पे बता सकते हैं कि फलन आच्छादक है कि नहीं, आच्छादक है कि नहीं, आप यहीं पे बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, देखिए
कैसे बताएंगे आपकी आच्छादक है कि नहीं है? बताइए, आप बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे फलन में जो y आपने लिया, y क्या होना चाहिए? कोई भी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और यहाँ के हिसाब से y का मान क्या होना चाहिए? y सिर्फ धनात्मक होगा तभी x परिभाषित होगा, तभी x का मान क्या होगा? वैध होगा। y के ऋणात्मक होने पर x का मान वैध नहीं होगा। अर्थात हर कंडीशन में यहाँ पे फलन का मान क्या आना चाहिए? धनात्मक। यदि फलन का मान ऋणात्मक हो जाएगा तो ये परिभाषा, ये फलन क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। जबकि धनात्मक क्या है? वास्तविक संख्या का आधा हिस्सा, यानी फलन का मान वास्तविक संख्या में 0 से बड़ा मिलेगा लेकिन 0 से छोटा नहीं मिलेगा। यानी आपके द्वितीय समूह में जो धनात्मक संख्याएं हैं उनके प्रतिबिंब तो बनेंगे, लेकिन जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो बिना प्रतिबिंब की रह जाएंगी, बिना संबंध की रह जाएंगी। तो यह फलन क्या हो जाएगा? आच्छादक नहीं होगा। कौन सा फलन होगा? आच्छादी फलन हो जाएगा। अंटो की जगह क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y का मान सिर्फ धनात्मक संख्याओं के लिए, ऋणात्मक संख्याओं के लिए नहीं है। अर्थात फलन का मान सिर्फ धनात्मक आएगा, ऋणात्मक नहीं आएगा। x का चाहे जो मान आप रख लीजिए, यदि उसका घात आप सम लगाएंगे, चाहे वो संख्या कोई भी हो, यदि उसका घात आप सम लगाएंगे तो उसका जो मान आएगा वो सदैव क्या आएगा? धनात्मक आएगा, ऋणात्मक कभी नहीं आएगा। जबकि यहाँ वास्तविक संख्या पूरी दी गई है, जबकि फलन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और 0 क्या होना चाहिए? सब होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x का मान धनात्मक, ऋणात्मक, 0 सब है, उसी तरह फलन का भी मान धनात्मक, ऋणात्मक, 0 सब होना चाहिए। तब आपका जो है यहाँ पे आना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं आएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया भाई? आ गया समझ में आप लोगों के? चलिए, समझ में आ गया। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यह दिया गया फलन, यहाँ पे लिखेंगे कि फलन का मान सदैव धनात्मक होगा। फलन का मान सदैव धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। अर्थात ऋणात्मक वाली संख्याएं सब की सब क्या हो जाएंगी? बची की बची रह जाएंगी। ऋणात्मक वाली संख्याएं बची की बची रह जाएंगी। भाई वास्तविक संख्या, फलन का मान सभी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो सभी वास्तविक संख्या हो ही नहीं रही है। इसका मतलब फलन क्या हो जाएगा? या फैक्स क्या हो जाएगा भाई? आच्छादक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आच्छादक। समझ में आया? समझ में आया आप लोगों के? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? नहीं आया? फिर से समझा दें, ध्यान दीजिए। आच्छादकता के लिए आप फलन का मान जो है द्वितीय समूह से चुनते हैं। फलन का मान कहाँ चुनते हैं? द्वितीय समूह से चुनते हैं। अब द्वितीय समूह में क्या है भाई? रियल नंबर। तो ये x बराबर y लिया, y का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। y का मान ऋणात्मक भी होना चाहिए, धनात्मक भी होना चाहिए। y का मान ऋणात्मक भी आना चाहिए और क्या आना चाहिए? धनात्मक भी होना चाहिए। अर्थात फलन का मान ऋणात्मक भी आए और धनात्मक भी आए। फिर फलन के व्यंजक को आपने y के बराबर रख दिया, y के बराबर रख दिया तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया? ये आ गया। x बराबर जब ये आ गया तो इस स्थिति में x बराबर जब ये आया तो इस स्थिति में क्या हुआ भाई? डिग्री 4 हो गई, ये सम संख्या होगा। y का मान यहाँ सिद्ध हो गया कि y का मान सिद्ध क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। यदि y का मान ऋणात्मक आप ले लेंगे तो ये दिया गया मान क्या होगा? दिया गया ये समीकरण क्या होगा? अपरिभाषित हो जाएगा। अर्थात फलन का मान सदैव धनात्मक होगा। ये ऋणात्मक संख्याओं के लिए नहीं बना है, जबकि वास्तविक संख्या का आधा हिस्सा ऋणात्मक होता है, आधा हिस्सा क्या होता है? धनात्मक होता है। तो आधे हिस्से में तो अपरिभाषित है, लेकिन आधे हिस्से में अपरिभाषित नहीं है। इसीलिए आधा हिस्सा जो बच जाएगा वह इस फलन की प्रवृत्ति बदल देगा। क्या बदल देगा? आच्छादक से आच्छादी बना देगा, अंटो से क्या बना देगा? इंटो बना देगा। तो ये दिया गया फलन क्या बन गया? इसके पहले मेनी वन यानी बहुएक फलन था और यहाँ पे क्या हो गया? आच्छादी हो गया।
ठीक है। तो ये दिया गया फलन x पावर 4 मेनी वन इंटो होगा, एकाएकी आच्छादक नहीं होगा, बहुएक आच्छादी होगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया। तो हम आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस करेंगे एकदम सीख जाएंगे। इसमें कुछ भी मैजिक नहीं है, जो भी मैं बता रहा हूँ इसमें एकदम मैजिक नहीं है, सब सामान्य सा है, एकदम आसान सा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है भाई, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि यफ सच दैट R to R, यफ सच दैट R to R, यफ सच दैट R to R, जहाँ fx बराबर 3x, fx बराबर क्या है भाई? 3x है, fx बराबर क्या है? 3x। और आपको बताना है कि ये फलन क्या है, आच्छादी है, आच्छादक है, मेनी वन है, एकाएकी है कि बहुएक है, कि बहुएक आच्छादी है, एकाएकी आच्छादक है, क्या है ये क्या दिया गया है, क्या आपके सामने है, कौन सी चीज़ का नाम है ये क्या कहेगा? तो आप बताओगे सर तो कुछ नहीं कर सकता, इसको तो हम चुटकी में हल कर सकते हैं। कैसे भाई, कैसे हल करोगे? देखो फलन है, फलन की चर राशि क्या है? x। यहाँ पे x का मान क्या हो सकता है? सभी वास्तविक संख्या। x का मान क्या हो सकता है? कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। फलन का मान क्या हो सकता है? x का मान क्या हो सकता है? कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो एकाएकी पे आ जाओ भाई, एकाएकी के लिए आप क्या करेंगे? x के दो मान आप लेंगे भाई, वही पुराने मेथड की तरह। x के क्या करेंगे? दो मान आप चुन लेंगे। कौन कौन से? x1 x2। ये दोनों मान क्या होने चाहिए? कोई भी वास्तविक संख्या हो, कोई भी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ये चुन लिया। अब कहेंगे सर इसके बाद क्या करें? कुछ नहीं, जो पीछे वाले सवाल में आप करते आ रहे हैं एज यूजुअल। फलन में x के जगह एक बार x1 को सेटिस्फाइड कराइए। तो फलन में x की जगह क्या रखना है? x1 रखना। इसके बाद दाहिने पक्ष में आइए, 3x की जगह क्या रखना है? x1 रखना। ये समीकरण बन गया आपका, f(x1) बराबर 3x1। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया? फिर फलन में x की जगह क्या रख देंगे आप? x2 रख देंगे। तो फलन में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखा जाएगा? x2 रखा जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई? 3x2 हो जाएगा। बोलिए 3x2 होगा कि नहीं होगा? 3x2 होगा। क्लियर है? एकदम क्लियर। अब आप मान लीजिए अपनी तरफ से कि इन दोनों के मान आपस में क्या है? बराबर है, यानी फलन के मान आपस में बराबर है। आप मान लीजिए, माना कि f(x1) बराबर f(x2), क्या भाई? f(x1) बराबर f(x2), ये आपका मान आपने मान लिया। तो क्या करेंगे? मानिए, हमने कहा होता भाई, मानते रहिए। मान लिए, चलिए अब इसको आगे बढ़ाइए। जब मान लिए तो इन दोनों के मान को रखिए। दोनों का मान क्या आया? एक का आया है 3x1 आया है, दूसरे का क्या आया भाई? 3x2 आया। एक का 3x1, दूसरे का 3x2। 3 से 3 काट दीजिए, x1 बराबर क्या हो जाएगा? x2। यानी f(x1) का मान f(x2) के बराबर तभी होगा जब x1 बराबर केवल और केवल क्या होगा? x2। स्ट्रिक्टली x1 बराबर क्या है? x2 है। तो इस स्थिति में आपका ये दोनों कंडीशन किसके हैं भाई? एकाएकी फलन। यानी ये दिया गया फलन कौन सा फलन होगा? एकाएकी फलन होगा, अर्थात फलन एकाएकी फलन f(x) एकाएकी। क्लियर हो गया? फलन क्या है भाई? एकाएकी है। फलन क्या है? एकाएकी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? फिर से समझिए, किसी भी फलन के एकाएकी होने के लिए आप क्या करते हैं? फलन की चर राशि को देखते हैं। चर राशि किस समूह की है? सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती है। चर राशि के दो मान को लेते हैं। दोनों मान आपके फलन में जहां से जहां तक फलन परिभाषित किया गया उस प्रथम समूह में आपका चर राशि होता है। तो प्रथम समूह आपका क्या है भाई? x है,
आर है, प्रथम शब्द क्या है आर है। तो आर के लिए आपने ले लिया क्या x1 का x2 विच इज बिलोंग्स टू आर, x1 का x2 विच इज बिलोंग्स टू आर। अब आप देखिए जब x का मान आपने 2 मान लिया तो दोनों मानों को क्रमशः फलन में आप क्या करेंगे संतुष्ट कराएंगे, फलन में क्या करेंगे संतुष्ट कराएंगे। तो कराइए संतुष्ट। तो एक बार x की जगह क्या रखेंगे x1, तो फलन में जहां जहां x होगा वहां क्या रख देंगे x1 रख देंगे। दूसरी बार क्या करेंगे पुनः x की जगह x2 रख देंगे, तो फलन में जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे x2 रख देंगे। फिर आप मान लीजिए क्या मानिए कि f(x1) का मान f(x2) के बराबर है। तो f(x1) का मान f(x2) के बराबर आपने मान लिया, तो यहाँ पे दोनों के व्यंजक को आपने बराबर किया तो आपको लास्ट में क्या मिला x1 बराबर x2। यदि ऐसा मिल जाए कि x1 बराबर सिर्फ और सिर्फ x2, प्लस माइनस नहीं, ध्यान रखिएगा x1 का मान प्लस माइनस x2 नहीं होना चाहिए, आपका सिर्फ और सिर्फ x2 होना चाहिए। तो उस स्थिति में क्या, उस स्थिति में आपका दिया गया फलन एकाएकी फलन होगा। दिया गया फलन क्या होगा भाई एकाएकी फलन होगा। प्रूफ हो गया। समझ में आया आपके, आया कि नहीं बच्चों समझ में? एकदम समझ में आ गया होगा। इससे आसान तरीका आपको नहीं हो सकता, एकदम समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, बिठाएं आपका, चलिए बिठाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आप नोट करते रहें साथ में, आप वीडियो को पॉज करके बीच में नोट कर सकते हैं। यदि नोट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए, उसके बाद नोट करिए, फिर वीडियो को आप जो है स्टार्ट करके आप जो है उसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए हमारा f(x) बराबर क्या दिया गया था भाई, अब हमें सिद्ध करना है कि दिया गया फलन आंटो है कि इंटो है। क्या है, आंटो है कि इंटो है, अर्थात द्वितीय राशि में द्वितीय यानी सभी फलन का मान सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं या कुछ बच भी सकती हैं, ये हमें बताना है। तो क्या करना है भाई, आप अब स्थिति में लिखेंगे जब आच्छादी या आच्छादक सिद्ध करना होता है, आंटो या इंटो जब आपको बताना होता है तो कहेंगे सर आपने क्या माना था, अभी तक तो चर राशि का मान मान रहे थे, अब किसका मानेंगे, सीधे फलन का मान मानेंगे। आइए फलन का मान कहाँ होना चाहिए, द्वितीय राशि का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, द्वितीय राशि का होना चाहिए। तो आप मान लीजिए कि f(x) बराबर क्या y, जहाँ y क्या होगा, सभी राशियां हो सकती हैं, सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। ये आप मान लिया भाई, एकदम मान लिया। अब आप चलिए यहाँ देखिए, अब f(x) का जो व्यंजक है उसको y के बराबर रखिए। 3x बराबर आपने y रख दिया, x बराबर y/3 रख दिया। अब देखिए कि y के किन किन मानों के लिए x परिभाषित, दिए गए कंडीशन के हिसाब से y के सभी वास्तविक मानों के लिए यह परिभाषित होना चाहिए। यदि नहीं है तो फलन आपका आच्छादक नहीं होगा, यदि नहीं है तो फलन आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ देखिए भाई फलन किस रूप में दिया गया है, भिन्न के रूप में दिया गया है। तो हमने भिन्न में क्या बताया है, आप बोलेंगे सर भिन्न के लिए तो आपने बताया है कि उसका हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 0 के बराबर देखिए क्या है, भिन्न का हर क्या है 3 क्या है भाई, अशून्य संख्या है, यह फिक्स है। ये क्या है, ये फिक्स है, नियत है, इसमें कोई चर राशि कोई परिवर्तनीय स्थिति नहीं है, यानी ये 0 कभी हो ही नहीं सकता। तो अब जब ये नियत हो गया तो अब ऊपर वाले पे आ जाइए, अंश पे आ जाइए। तो अंश के लिए आपको क्या बताया गया है, अंश के लिए हमने बताया है कि भाई अंश का मान चाहे जो हो जाए, अंश का मान चाहे जो हो जाए, भिन्न के प्रवृत्ति पे, भिन्न की वैधता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भिन्न की वैधता, भिन्न की जो मान्यता होती है वहां खत्म होती है जहां पे अंश हर उसका क्या होता है 0 होता है। अंश चाहे 0 हो, कुछ भी हो, x y z कुछ भी आप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं कि y के सभी वास्तविक मानों के लिए, y के सभी वास्तविक मानों के लिए, ध्यान दीजिएगा, y के सभी वास्तविक मानों के लिए, y के सभी वास्तविक मानों के लिए x क्या है, वैध, x वैध है। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि फलन का कोई भी वास्तविक मान हो सकता है। और आपको दिया भी यही है, यहाँ पे r लिख दिया गया है। इस r का मतलब यही है कि फलन का भी कोई वास्तविक मान हो सकता है।
इसको और आगे भी लेके चल सकते हैं। कैसे लेके चलेंगे देख लीजिए। अब आपको हमने उल्टा भी बताया था कि यदि फलन a टू b और b टू a दोनों तरीके से परिभाषित हो तब भी उसको क्या बोल सकते हैं आप कि दिया गया फलन आच्छादक है। तो a टू b b टू a। अब देखिए यह हमें x की जगह क्या रख देंगे y/3 रख देंगे। क्या रख देंगे एक बार y/3 रख देंगे। तो 3 y/ क्या हो जाएगा भाई ये 3 हो जाएगा। तो देखिए 3 से 3 कट गया, क्या लास्ट में आ गया y आ गया। क्या लास्ट में आ गया y आ गया। यदि y आ गया तो ये भी क्लियर हो गया कि दिया गया फलन क्या है आच्छादक। इस नियम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इस नियम के हिसाब से भी आप कर सकते हैं कि दिया गया फलन हमारा आच्छादक है कि नहीं है। तो आच्छादक के लिए आगे की तरफ यानी a टू b और b टू a दोनों तरीके से हमारा फलन परिभाषित होना चाहिए। यदि दोनों तरीके से नहीं है तो वो आच्छादक नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा आच्छादक हो जाएगा। आंटो की जगह क्या हो जाएगा भाई इंटू हो जाएगा। इंटू आंटो की जगह इंटू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा फलन क्या है भाई, यहाँ पे हमारा फलन क्या है आंटो है। यहाँ फलन क्या है आंटो फंक्शन है, यानी f(x) हमारा क्या है आच्छादक। f(x) हमारा क्या है आच्छादक है, यानी f(x) = 3x जो दिया गया है यह एकाएकी आच्छादक फलन है। f(x) = 3x क्या हो गया एकाएकी आच्छादक हो गया। अर्थात आप लिखेंगे कि f(x) एक एकाएकी आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन है f(x) एक एकाएकी आच्छादक फलन है। ये चीज क्लियर हुआ। f(x) एक एकाएकी आच्छादक फलन है। दोस्तों आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। इसमें जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे मैंने सब करा दिए। लगभग 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस हमने आपसे हल करा दिए। अब आपको बस सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जो सोल्यूशन हमने कराया है इसको एक बार कॉपी में नोट करके आप किनारे करिए। 1 बाय 1 NCERT खोल के अपना क्वेश्चन करिए। जो डाउट हो उसको सोल्यूशन लिखिएगा। सोल्यूशन नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट बॉक्स में या आपको नंबर प्रोवाइड कराया गया है अपनी स्कूल संस्था से आप संपर्क करेंगे और वहाँ आप बताएंगे। तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए डाउट्स को क्लियर किया जाएगा और आपको समझाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।